ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों की पहली क्लास है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस। ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और जैसे आप लोग मुझे जानते ही हैं कि मेरा नाम सुप्रिया है और मैं आपको ये सब्जेक्ट आज पढ़ाऊंगी। आज आपकी पहली क्लास है। तो आपका जो सब्जेक्ट का नाम है, एक्चुअली ये सब्जेक्ट का नाम जो आपका पहला यूनिट है उसका नाम है हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे आपका ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे बेस है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हार्डवेयर मेंटेनेंस पे बेस है, तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसका हार्डवेयर का मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी जो पहली यूनिट है, जैसे अभी मैंने नाम बताया, इसका क्या है, हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो हमारे हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसको हम किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरह हम लोगों को आउटपुट मिलता है, हमारा इनपुट कैसे जाता है, आउटपुट कैसे मिलता है, इन सब चीज़ों पे बेस है। इसकी जो सब आपके टाइटल है, सब पार्ट हैं आपके, तो पहला तो आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कमेंट आपका देख लूंगी, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, पहला आपका टॉपिक है सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन का। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना है आपका, बेसिकली आपकी तीन चीजें होती हैं सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में। पहला होता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है स्टैग ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा होता है आपका इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स। ये तीन चीज हम लोग परफॉर्म करते हैं सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जब भी हमारा सीपीयू में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज हम लोग इसका पहला सब पॉइंट पढ़ेंगे, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी क्या है। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सीपीयू क्या होता है हमारा। बेसिकली मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बट हमारा काम है एक बार रिवाइज करना, ठीक है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट करता है हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर की तरह, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमको बताता है परफॉर्म करता है ऑल द कैलकुलेशन एंड कंट्रोल्स ऑल द कंपोनेंट्स। तो जो भी हमारा सीपीयू में कैलकुलेशन होता है और जो भी कंट्रोल किया जाता है ऑपरेशंस को, ये सारा हमारा कहाँ परफॉर्म होता है, सीपीयू में। तभी इसको क्या बोला गया है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिक लॉजिकल एंड इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। इससे क्या समझ में आता है आपको, इस लाइन को समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बताना चाह रहा है इस लाइन में कि जो भी हमारा कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन होता है ये कैरी करता है और परफॉर्म करता है कोई भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल कोई भी हमारी ऑपरेशन हो, ये सीपीयू हमारा क्या करता है, परफॉर्म करता है। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर से हम लोग, मतलब कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं और हम लोग को यही सीपीयू के थ्रू ही हम लोगों को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। होप आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। तो अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सीपीयू में हमारे दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू में। तो वो दो मेन कंपोनेंट्स हमारे होते हैं कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है हमारा कि मतलब आपको पता है कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। बेसिकली ये हमारा जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है उसको कोऑर्डिनेट कराता है एग्जीक्यूशन में, ठीक है। ये दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये दोनों ये जो भी ऑपरेशन होते हैं इन्हीं दोनों चीज़ों में परफॉर्म होते हैं सीपीयू के, ठीक है। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, सेलेक्ट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को और कोऑर्डिनेट करते हैं देयर एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है रेगुलेट टाइमिंग ऑफ प्रोसेसर। रेगुलेट टाइमिंग ऑफ प्रोसेसर का क्या मतलब है, यहाँ पे होता है कि जो भी आपका
इंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन हो, मल्टीपल आपके वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि उसका कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है और टाइम रेगुलेट्स करना पड़ता है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करानी होती है। इसीलिए यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि रेगुलेट टाइम्स ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, तो ये क्या करता है, हर एक जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है हर एक को एक प्रॉपर टाइम देता है और हर एक को प्रॉपर टाइम में ही एग्जीक्यूट करा देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है सेंड्स कंट्रोल सिग्नल टू एंड रिसीव कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम पेरिफेरियल डिवाइसेस। मतलब क्या होता है, या पेरिफेरियल डिवाइसेस बताइए सब लोग कमेंट करके कि क्या होती है। सब लोग बताइए, अगर कोई ऐसे करके बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है। मतलब कोई अपना अनम्यूट करके बताना चाहे तो वो भी बता सकता है। ठीक है, बता दीजिए जरा। बताइए, वरना ऐसे क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगी। आप लोग बताते रहिए। पेरिफेरियल डिवाइसेस सबने पढ़ा है, क्या होता है जल्दी बताएं। अंतिमा भारती दास, आप बताइए। लग रहा है अंतिमा प्रेजेंट नहीं है, खाली यहाँ पे आके चली गई है। अनम्यूट करके बताइए अगर आप प्रेजेंट हैं यहाँ पे। रिया वर्मा, आप बताइए। हाँ अंतिमा बताइए, अनम्यूट करिए और बताइए क्या होता है पेरिफेरियल डिवाइसेस। हमको स्वाति केसरवानी ने हमको आंसर दिया है, बिल्कुल सही। एक्स कीबोर्ड क्या होता है? एक्स, अच्छा एग्जाम्पल लिखा है आपने। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये मुझे लगा कि ये क्या लिखा है एक्स। ठीक है, ये कीबोर्ड दिया है इन्होंने, बताया है माउस बताया है। वेरी गुड स्वाति। अंतिमा बताइए क्या होता है। पूर्णिमा ने भी आंसर दिया है, अनन्या ने भी। हाँ, काफी लोगों को चलिए पता है क्या होता है हमारी पेरिफेरियल डिवाइसेस। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स में आके। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे अपने कंट्रोल यूनिट के। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट, होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन। अगर ज्यादा छोटी लग रही है तो आप बताइए। क्लियर है? स्लाइड बड़ी करने की जरूरत है कि ऐसे क्लियर है आपको? एक बार बता दीजिए कमेंट करके। ओके अंतिमा, आपका आंसर आ गया है, वेरी गुड। अनुष्का का भी आ गया, अनन्या का भी आ गया, सबको पता है बेसिकली पेरिफेरियल डिवाइसेस हमारी क्या होती है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि हमारा जो हम लोग के कंट्रोल सिग्नल होते हैं हम लोग सेंड करते हैं, और रिसीव करता है जो भी हमारा, ये क्या करता है, पेरिफेरियल डिवाइसेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका बताता है एक्ट एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर ऑल द अदर कंपोनेंट्स। जैसे हम लोग के बॉडी में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है जिसके थ्रू हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं हर चीज को। ऐसे ही क्या होता है, कंट्रोल यूनिट भी जो हमारा होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह परफॉर्म करता है। जो भी आपके ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उसको परफॉर्म करता है और आपका आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोल रहा है कि एक मिनट, लोग आ रहे हैं अभी भी। मैं नेक्स्ट टाइम से अलाउ नहीं करूंगी अगर आप लोग टाइम पे नहीं आए क्लास लेने। नेक्स्ट टाइम से मैं अलाउ नहीं करूंगी, मैं पहले बता दूं। अगर मैंने टाइम दे दिया, अब टाइम के 10 मिनट में एक्स्ट्रा दूंगी। अगर आप लोग आ गए तो आ गए, अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगी। टाइम पे आइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोलता है इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन एंड
इशू सिग्नल टू द रिक्वायर्ड यूनिट टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन। यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि जो कंट्रोल यूनिट हमारी होती है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है मेमोरीज को, ठीक है। मेमोरी से मतलब मेमोरी फॉर मेमोरी, मतलब मेमोरी के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कोई डेटा फेच करते हैं तो डेटा कहाँ होता है, हमारा मेमोरी में होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये वाला डेटा हमारी मेमोरी से फेच की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है मेमोरी से कोई भी डेटा फेच करने के लिए। इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? कमेंट करिए, बताइए। अनुष्का का मैसेज है मैम ये ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स लिखा हुआ है, या इंटरप्रेटर की बात नहीं हो रही है हमारी, एग्जैक्टली इंटरप्रेट्स की बात हो रही है। इंटरप्रेट्स क्या होता है, कोई जानता है क्या होता है? इंटरप्रेट्स का बेसिकली मतलब होता है कि कोई चीज हमें पहले से समझ में आए, इंटरप्रेट कर सके कि ये क्या हो रही है। जैसे हम लोग नहीं भविष्य को मतलब फ्यूचर को एक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि नियर फ्यूचर में हमारा क्या हो सकता है, मतलब हमेशा नियर फ्यूचर की बात करते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट करता है कि इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कहना चाह रहा है, सिग्नल हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होती है सिग्नल की वो फुलफिल हो रही है, मतलब जो भी हम लोग को टास्क परफॉर्म करना है उसकी रिक्वायरमेंट जो भी है, जो भी ऑपरेटर या ऑपरेंड की है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके थ्रू क्या करता फिर हम लोग को क्या करता है, जब सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो हम लोग को क्या करता है, टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन हम लोग का ये कैरी आउट कर देता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, सिमरन पांडे ने बोला है, इन्होंने भी आपको दिया है कमेंट में, बोला है। हाँ ठीक है ठीक है, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ALU। मेरे ख्याल से ये इसके बारे में भी सभी लोग जानते होंगे, बट हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन ALU। मतलब कंट्रोल यूनिट का क्या काम था कि जो भी हमारा ऑपरेशन था, ठीक है, हम लोग को जो भी ऑपरेशन या जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन थे उसको कंट्रोल करता है कि वो मतलब जो भी उसको चाहिए वो सही है, एग्जैक्ट है कि नहीं है। अब जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं वो कहाँ आके करते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जैसे आपका कोई भी कैलकुलेशन वगैरह होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ लॉजिकल सर्किट, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर टू कैरी आउट द ऑपरेशंस। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपके यहाँ पे एक तो जब आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या सेट ऑफ कमांड्स आपके यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है इट्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ लॉजिकल सर्किट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका एक लॉजिकल सर्किट बना होता है जिसके या तो वहां पे रजिस्टर भी होता है, एक्यूमुलेटर भी होता है जो कैरी आउट करता है सारे ऑपरेशंस को। अब आप ये टर्म रजिस्टर और एक्यूमुलेटर कई बार सुनेंगे क्योंकि आप सब कुछ इसी के आसपास ही घूमती रहेगी आपके रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के। तो कोई बता सकता है रजिस्टर क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, कोई जानता है क्या होता है? तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं जब तक। क्या है, डिपेंड्स अपॉन द कमांड्स गिवन बाय द कंट्रोल यूनिट। अब जो भी हमारा कंट्रोल यूनिट, क्योंकि यही कंट्रोल कर रहा है सब कुछ कंट्रोल यूनिट, तो ये क्या करता है, जो भी कमांड देता है इसको कि एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। तो बताइए, चलिए मेरे ख्याल से ज्यादा किसी को पता नहीं है रजिस्टर क्या होता है, तो हम लोग रजिस्टर की पहले बात कर रहे हैं क्योंकि अब जब हम लोग इस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हर जगह आपको रजिस्टर्ड वर्ड सुनने को मिलेगा, एक्यूमुलेटर सुनने को मिलेगा, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर सुनने को मिलेगा। ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको हर बार सुनने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि रजिस्टर क्या होता है बेसिकली।
हमारा रजिस्टर एक क्या होता है, टेम्परेरी डेटा होता है। डेटा को होल्ड करने के लिए एक आपके पास मेमोरी होती है, समझ लीजिए, ठीक है। एक जैसे हम लोग सी में पढ़ते थे, एक वेरिएबल, एक टेम्प वेरिएबल लेते थे, मतलब एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते थे जिसमें हम लोग क्या करते थे, अपने डेटा को स्टोर करा देते थे, फिर उसका क्या करते थे, यूटिलाइजेशन कर देते थे। आप लोग ने पक्का, मतलब आप लोगों ने ये तो चीज की ही होगी, जब इससे पहले जब आप लोगों ने कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग बनाए होंगे तो उसमें आप लोगों ने ये काम किया होगा, ठीक है। ऐसे ही रजिस्टर का काम क्या होता है, इट होल्ड्स द डेटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ में आया? किसी का मतलब माइक फोन इनका स्पीकर ऑन है, तो आप अपना स्पीकर को अनम्यूट कर लीजिएगा सारे लोग, डिस्टरबेंस होता है। स्पीकर ऑन है। शिवांगी चौरसिया, आपका स्पीकर ऑन है, ऑफ करिए, अनम्यूट करिए, सॉरी म्यूट करिए। शिवांगी चौरसिया, म्यूट करिए, हाँ म्यूट करिए अपना स्पीकर, म्यूट करिए अपना, डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में। मैं आज अलाउ कर दे रही हूँ सबको, अगली बार से मैं अलाउ नहीं करूंगी। जो टाइम एग्जैक्ट बताया गया होगा उसी समय आपको क्लास आके अटेम्प्ट करनी है, अदरवाइज एब्सेंट मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, अब मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी। तो अब हम लोगों ने कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट की बात कर ली थी, हम लोग रजिस्टर की बात कर रहे थे। तो रजिस्टर में क्या होता है बेसिकली हमारा, इट होल्ड्स द डेटा टेम्परेली। जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या करता है, जो भी हमारा डेटा होता है उसको क्या टेम्परेरीली होल्ड करता है और एग्जीक्यूट कराता है हमारा इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, इट होल्ड्स डेटा टेम्परेरीली और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन से जब हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं उसी टाइम पे हमको डेटा होल्ड करने की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पे रजिस्टर हमारे काम आते हैं, वो डेटा को स्टोर कराते हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन हो जाता है तो डेटा वहां से हमारा हट जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, दे आर पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का ये पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे गोल्डी ने बताया कि कंप्यूटर मेमोरी होता है रजिस्टर, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होता है, एक पार्ट होता है, कंप्यूटर मेमोरी एक तरीके से कहा जा सकती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। यहाँ पे ये एक पार्ट होता है सीपीयू का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ द रजिस्टर। अब देखिए, लेंथ ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स इट कैन स्टोर। इससे क्या मतलब है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कैसे। जो हम लोगों का रजिस्टर होता है वो एक एक बिट करके स्टोर होता है, ठीक है। तो जितना हमारा डेटा होगा, नंबर ऑफ बिट्स होगी, ठीक है, मतलब एक नंबर ऑफ बिट्स कैन स्टोर, मतलब एक नंबर ऑफ बिट्स मतलब उतने ही फिक्स नंबर ऑफ बिट्स ही रजिस्टर स्टोर कर सकता है, उसकी लेंथ उतनी ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट बता रहे हैं, दो टाइप के हमारे रजिस्टर होते हैं, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है, एक जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, ठीक है। दो टाइप के आपके रजिस्टर होते हैं, एक क्या होता है स्पेशल पर्पस के लिए, एक हमारा जनरल पर्पस के लिए। और हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, जनरल रजिस्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे बेसिकली हम लोग। तो अब एक और पॉइंट मैंने बताया था, एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए जाना क्या होता है, क्योंकि हमारा जो भी कहानी होगी वो रजिस्टर और एक्यूमुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर इन्हीं सब में घूमेगी। मैं बता देती हूँ एकदम क्लियरली कि ये जो आपका सब्जेक्ट है बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। पिछली बार भी जो मार्किंग दी थी, बच्चे फेल नहीं हुए थे बट नंबर भी अच्छे नहीं आए थे, ठीक है। हर बच्चे के नंबर ऐसे ही आए थे, 17-18, 17-18, 16, 17-18 ऐसे ही करके नंबर आए थे, अच्छे नंबर नहीं आए थे किसी के। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा है, अगर आप वर्ड टू वर्ड चीजें नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब नहीं, आपको मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि एक तरीके से आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है।
ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग के जो भी आप नॉर्मल जो भी आप कंप्यूटर के एग्ज़ाम भरते होंगे उससे इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम भरेंगे इस सब्जेक्ट से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्यूमुलेटर के बारे में समझते हैं। एन एक्यूमुलेटर इज अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डेटा इन कंप्यूटर सीपीयू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेटर भी हमारा क्या होता है, रजिस्टर ही होता है। बट इसमें क्या होता है, हमारा ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए ही हमारा एक इंटरमीडिएट पड़ता है, मतलब एक इंटरमीडिएट पाथ पड़ता है हमारा। जब हम अर्थमेटिकल या लॉजिकल कोई भी डेटा हमारा होता है जो कंप्यूटर में एक तरह से एग्जीक्यूट होता है, तो जो इंटरमीडिएट पार्ट टाइम होता है हमारा, इंटरमीडिएट पाथ होता है, जब डेटा वहां जाता है तो उस डेटा को जब हम स्टोर कराते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर में स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे आगे जाके, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ेंगे, तो इस जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम लोगों का यूज क्या होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यूज होता था। सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज किया जाता था। अब वो ना यूज करके नई चीज यूज होती है, क्या यूज होती है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यूज होती है। ठीक है, एक्यूमुलेटर में क्या होता था, ये एक तरीके से आप लोग के जो आप लोग के दो कोई काम हो रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका कोई डेटा गया, ठीक है, फिर वो थोड़ी देर वेट करेगा, तो वो जो वेटिंग टाइम होता था वहां पे उसके बीच में, मतलब कोई प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ी एग्जीक्यूट हुई है और थोड़ी हो रही है, उसके बीच में हमको डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा डेटा एक जगह से जाके दूसरी जगह जाएगा। तो जो हम लोग का बीच वाला जो पाथ आता है उसके लिए बेसिकली हम लोग एक्यूमुलेटर यूज करते थे, जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर कर सकें। ठीक है, ये भी एक तरीके का रजिस्टर ही होता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, तो उसमें आप लोग एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी पढ़ेंगे। ठीक, तो वहां पे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपनी, क्या है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जनरली सीपीयू है 7 जनरल रजिस्टर्स। जब हम जनरल रजिस्टर की बात करते हैं तो बेसिकली हम मान के चलते कि हमारे 7 से या 8 मान के चलते हैं कि 7 होते हैं या 8 होते हैं हमारे जनरल रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन शो हाउ रजिस्टर्स आर सेलेक्टेड एंड हाउ डेटा फ्लो बिटवीन रजिस्टर एंड ALU। यहाँ पे देखिए हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, कैसे उसमें डेटा फ्लो होता है। ठीक है, अब रजिस्टर से मतलब जब हम डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, पहले हम डेटा स्टोर करते हैं रजिस्टर पे, फिर डेटा वो पहले हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी से फेच करते हैं डेटा। ठीक है, वो डेटा जब हम फेच करके लाते हैं तो प्रोसेसिंग के जस्ट पहले वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए हमारा सीपीयू में, तो वो डेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, रजिस्टर में प्रेजेंट होता है। फिर डेटा वहां से हमारा फेच होके डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जब हम किसी जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम रजिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कैसा है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है हाउ रजिस्टर आर सेलेक्टेड, कैसे रजिस्टर सेलेक्ट किया जाता है। मतलब हमारे जैसे मैंने अभी बताया डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो उसमें से कौन सा रजिस्टर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, ये देखा जाता है। और हाउ डेटा फ्लो बिटवीन रजिस्टर एंड ALU, और दूसरा क्या बताया जाता है, कैसे हमारा डेटा फ्लो किया जाएगा एक रजिस्टर से ALU की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पॉइंट, अ डिकोडर इज यूज्ड टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर रजिस्टर। अब कैसे सेलेक्ट होता है डिकोडर, आपने 2 वर्ड सुना होगा, एनकोडर और डिकोडर। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिकोडर होता है जो सेलेक्ट करता है पर्टिकुलर रजिस्टर को कि कौन उस समय यूटिलाइज होगा। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पहले तो मैं आपके लिए इतना बड़ा जो पैरा लिखा हुआ है ये आपके लिए पढ़ देती हूँ कि क्या होता है, उसके बाद समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन वी आर यूजिंग मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर इंस्टेड ऑफ सिंगल accumulator register in the CPU organization, then this type of organization is known as general register based CPU organization। देखिए अभी जैसे मैंने बनाया था कि पहले हम लोग क्या करते थे, सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज करते थे, बट अब क्या हो गया है, अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर। मल्टीपल इसलिए बोला गया क्योंकि हम कोई भी
कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट हमको कराना होता है, तो हमारा सिंगल रजिस्टर से काम नहीं चलता है। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल वर्ड यूज़ किया, मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ किए गए हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर यहाँ पे नहीं यूज़ होता है। जब हम किसी भी सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ करते हैं, इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे समझ में? अगर आ रहा हो आपके समझ में तो आप कमेंट करके एक बार यस लिख दीजिएगा कि समझ में आ रहा है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी वो कमेंट में लिख दिया करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दिया करिए, मैं आपका कमेंट देख रही हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप लिखेंगे मुझे दिख जाएगा कि आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आप सब लोग लिख रहे हैं, इसमें सब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर यूजेस 2 or 3 एड्रेस फील्ड्स इन देयर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ईच एड्रेस फील्ड में स्पेसिफाई जनरल रजिस्टर और मेमोरी वर्ड। देखिए ये सब आपके लिए मेरे ख्याल से नया है। आप रजिस्टर बार बार सुन रहे हैं, एड्रेस फील्ड सुनेंगे, ठीक है, एक्यूमुलेटर सुनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन सुनेंगे, तो अभी धीरे धीरे थोड़ा सा मे भी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, पर मेरे ख्याल से इतना भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरा थ्योरी है। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ना तो ये चीज़ हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे हमारी ना एक टाइप की कोडिंग आएगी, ठीक है, जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एल्गोरिदम वगैरह लिखते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी एक तरीके से कोड लिखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इसकी बेसिक समझना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के फॉर्म में आप प्रोग्राम्स लिखेंगे, तो वो आपको धीरे धीरे अभी समझ में आएगा, इसके बाद में आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। चलिए फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 2 से 3 एड्रेस फील्ड यूज़ करता है, ठीक है। एड्रेस फील्ड क्या हो जाती है, जहाँ से हमारा डेटा मतलब ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, वो एड्रेस फील्ड हो जाती है हमारी। इन देयर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मतलब एक हमारा जाहिर सी बात है जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा एड्रेस फील्ड लाइन से, जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा उसका एक फॉर्मेट होगा। मतलब कोई भी काम हम लोग जब किसी भी कंप्यूटर वगैरह में करते हैं तो हर उसका क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अदर दैन फॉर्मेट काम करेंगे तो हमारा कोई काम ही नहीं हो सकता। तो जैसे आप कोई भी ऑफिशियल वर्क करते हैं एक फॉर्मेट में करते हैं, वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, जो आपकी एड्रेस फील्ड्स होती हैं उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका फॉर्मेट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, फिर नेक्स्ट है, ईच एड्रेस लाइन में स्पेसिफाई जनरल रजिस्टर और मेमोरी वर्ड, ठीक है। हर एक एड्रेस फील्ड मतलब अपना अलग रजिस्टर बता सकते हैं, ठीक है, या मेमोरी वर्ड बोला गया है। आप रजिस्टर भी बोल सकते हैं, आप मेमोरी वर्ड भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे ये आपके लिए एग्जाम्पल लाए हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे आपको ये दिख रहा है, इसी टाइप से जो आपको रेड कलर में जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, इसी टाइप में आपको प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है, ठीक है। एकदम नया है ये आपके लिए, तो बहुत ही ध्यान रखिएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा, आ जाएगा। बहुत ईजी होता है, एक एक लाइन की चीज़ें होती हैं। चलिए समझते हैं अब। जनरल रजिस्टर का आपको एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे लिखा है MULT, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये एक तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म दिया है, एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है ये आपका। जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिखते हैं, तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन ना लिख के हम लोग कैप्स में क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, MULT लिख देते हैं, ठीक है। MULT R1, R2, R3, ये R1, R2, R3 क्या इससे समझ में आ रहा है, कोई बताएगा, कोई कमेंट करके बता सकता है कि इससे क्या समझ में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये MULT R1, R2, R3 लिखा हुआ है, इससे क्या कुछ भी समझ में आ रहा है तो बताइए। वेरिएबल्स की बेटा बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये इन्होंने, श्वेता ने बहुत सही आंसर दिया, इन्होंने बताया है कि ये हमारे डिफरेंट रजिस्टर हैं। वेरी गुड,
ठीक है। वेरिएबल बेटा, वेरिएबल हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं प्राची पांडे, वेरिएबल हम लोग ना कंप्यूटर जब प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं तब यूज करते हैं। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो उसको वेरिएबल ना कह के हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर कह सकते हैं। क्यों डिफरेंट डिफरेंट? क्योंकि हमने R1 लिखा है, R1 हमको एक डिफरेंट वर्ड दिखा रहा है, R2 हमको डिफरेंट दिखा रहा है, R3 हमारा डिफरेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हम एग्जैक्टली क्या बोलेंगे? रजिस्टर। डिफरेंट रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब जब हम प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखते हैं, अभी मैंने आपके लिए बेसिकली पूरी प्रोग्रामिंग नहीं लाई है बट छोटा सा एक टर्म लाया है। धीरे धीरे से हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे तो छोटे टर्म से समझेंगे तो हमको प्रोग्रामिंग धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है MULT R1 R2 एंड R3 कॉमा लगा के। ठीक है, इसका क्या है? दिस इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ एन अर्थमेटिक। अभी जैसे मैंने बताया, हम मल्टीप्लीकेशन, जब हम मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में पूरा स्पेलिंग लिखते हैं। ठीक है, या जब हम C में करते हैं तो पावर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे सेम टाइप का जो 2 की पावर लिख देते हैं वो भी एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? एस्ट्रिक या तो सिंबल एस्ट्रिक का यूज करके 2 × 3 लिख देते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? हम लोग को लिखना पड़ता है मल्ट, तो एक स्पेसिफिक टर्म है हमको याद करने पड़ेगा MULT। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? MULT। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है इसमें? R1 R2 R3। ये R1 एक पहला रजिस्टर है, R2 हमारा दूसरा रजिस्टर है, R3 हमारा तीसरा रजिस्टर है। मतलब जब हम ये प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे 3 रजिस्टर यूज हो रहे होंगे। मल्टीप्लिकेशन जब हम कोई परफॉर्म करेंगे तो इसमें दिया है हमारे 3 अलग अलग रजिस्टर यूज होंगे। ठीक है, देखिए लिखा है दिस इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये किस लैंग्वेज में? असेंबली लैंग्वेज में। ठीक, इट यूजेस 3 एड्रेस फील्ड। अब कौन कौन सी एड्रेस फील्ड हो गई आपकी? R1 R2 R3। ठीक है, एड्रेस फील्ड और रजिस्टर में कंफ्यूजन मत करिएगा, क्रिएट मत करिएगा। 3 अलग रजिस्टर मतलब 3 अलग फील्ड्स। ठीक है, ऐसे समझिएगा। ठीक, लास्ट में क्या दिखा रहा है? अब इसका मतलब समझते हैं। ये ऊपर जो हम लोगों ने लिखा है MULT, ये जो हम लोगों ने लिखा है ये चीज MULT लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है कि हम एक हमारा R1 रजिस्टर है जिसमें हम क्या R2 को R3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किस में स्टोर करा रहे हैं? R1 में स्टोर करा रहे हैं। ये आप जो एरो, बैक एरो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज स्टोर करा रहे हैं किसी एक रजिस्टर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में इतना आ रहा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, गोल्डी ने बोल दिया है उनको समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। ओके ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लाइन में जो आपको दिखा रहा है R2 मल्टीप्लाई बाय R3, तो मतलब जो वैल्यू हमारी R2 में, देखिए R1 हमारा हमेशा एम्प्टी रहेगा। ठीक है, जब भी हम कोडिंग करते हैं इसमें मल्टी प्रोसेसर में तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे R1 में हम लोग R1 को एम्प्टी रखते हैं और जो हमारी वैल्यू होती है वो R2 में स्टोर कराते हैं, फिर R3 में कराते हैं। फिर जो हमारी वैल्यू R2 और R3 में स्टोर है वो मल्टीप्लाई करके हमारी R1 में जाती है। ठीक है, एक ये तरीका होता है। जब हम ये तरीका कर रहे होते हैं तो हमारी मेमोरी ज्यादा वेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि हम 3 रजिस्टर ले रहे हैं। ठीक, अब इसको हम मेमोरी यूटिलाइज हम और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट उसमें समझते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और हम लोग एक ले रहे हैं मल्ट R1 एंड R2। अब यहाँ पे हम सिर्फ 2 एड्रेस लाइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 3 एड्रेस लाइन यूज कर रहे थे। R1 हमारी एम्प्टी थी, R2 में हमने कोई वैल्यू ली थी, R3 में हमने कोई वैल्यू ली थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा के R1 में डाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले यहाँ पे क्या बताया गया, दिस इंस्ट्रक्शन ऑल्सो कैन बी रिटन यूजिंग ओनली 2 एड्रेस फील्ड। जो हम लोग ने इंस्ट्रक्शन पहले लिखा था उसको हम और कंसाइज वे में लिख सकते हैं। कैसे? हम 2 एड्रेस फील्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे किया है यहाँ पे, इन दिस इंस्ट्रक्शन द डेस्टिनेशन रजिस्टर इज द सेम एज वन द सोर्स रजिस्टर। मतलब अब ये यहाँ पे क्या है, ये हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है R1 और यही हमारा क्या है, सोर्स रजिस्टर भी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक रजिस्टर में हमने एक कोई रजिस्टर में मान लीजिए रजिस्टर 1 में आपकी कोई वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई थी। ठीक है, अब आपने उसको क्या किया, R2 वाले डेटा से, जो भी R2 में जो भी आपका डेटा पड़ा हुआ था उससे मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए मल्टीप्लाई करा दिया। अब वापस से आपने क्या उस डेटा को कहाँ स्टोर कर दिया, R1 में। मेरे ख्याल से ये पूरा कंप्यूटर टर्म है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टर्म एक तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा।
ये मेरे ख्याल से आपको ये मल्ट R1 एंड R2 और नीचे जो लिखा हुआ है R1 मल्टीप्लाई बाय R2 और इसकी वैल्यू स्टोर हुई है R1 में, इतना आपको समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। पायल गौतम आपको जाना है? जाइए बेटा जाइए, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया है। ठीक है, हाँ ठीक है, आपको मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, सब लोग मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके लिए ब्लू लाइन में लिखा हुआ है मैंने देख लीजिएगा यहाँ पे, द यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर रिजल्ट इन शॉर्ट प्रोग्राम with limited instruction, the use of large number of register result in short programs। देखिए यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कुछ गलत लिख दिया है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर ना यूज करके शॉर्ट नंबर ऑफ रजिस्टर यूज करते हैं, ताकि हमारी जो इंस्ट्रक्शन फील्ड होती है वो कम से कम यूटिलाइज हो। ठीक है, और हमारा जो डेटा हो, जो हमारे मतलब रजिस्टर, अभी जैसे मैंने बताया बहुत सारे हमारे रजिस्टर नहीं होते हैं। जैसे आपसे बोला जाता है स्मॉलेस्ट कंप्यूटर में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग डेटा सेव करते हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है जहां पे डेटा स्टोर होती है वो कौन सी होती है, कोई बता सकता है? कमेंट करके बताइए। जो हमारी स्मॉलेस्ट जो हमारे डेटा स्टोरेज होता है वो सीपीयू में कहाँ होता है, बताइए, कमेंट करिए। ये क्वेश्चन आपका हमेशा कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप कभी भी देंगे, अब आप कंप्यूटर साइंस के मतलब आप लोग आईटी के स्टूडेंट हो गए हैं, अब आप लोग कभी भी कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपकी डेटा स्टोरेज होती है सीपीयू में वो कहाँ होती है? कैश में होती है, मेमोरी में होती है, कि आपका मेन मेमोरी में होती है, कि आपकी रजिस्टर में होती है, कि आपके एक्यूमुलेटर में होती है, कहाँ होती है? उषा का मैसेज आया है, शिवांगी का मैसेज आया है। अरे हार्ड डिस्क में नहीं होती है बेटा। गोल्डी नायक, हार्ड डिस्क में कैसे? हार्ड डिस्क तो आपकी तो बहुत ही ज्यादा आपकी स्टोरेज प्रोवाइड कराती है ना, टेराबाइट में भी प्रोवाइड कराती है, तो हर जगह अवेलेबल है। हाँ, रजिस्टर में हमारी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी स्टोर होती है वो रजिस्टर में ही होती है। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे भी एग्जाम्पल होते हैं, दूसरे जो अदर एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं, IBM 360 और PDP 11। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा बस। चलिए अब थोड़े एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के। अभी जैसे मैंने बताया पहले हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन यूज होता था, ऑर्गेनाइजर मतलब रजिस्टर यूज होता था। अब क्या हो गया, जनरल रजिस्टर यूज होता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पॉइंट हमारे लिखे हैं। इफिशियंसी ऑफ सीपीयू इंक्रीजेस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर आर यूज्ड इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जैसे मैंने बताया था डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पे रजिस्टर होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम सीपीयू में नंबर ऑफ रजिस्टर इंक्रीज कर देते हैं, जो हमारा परफॉर्मेंस होता है सीपीयू का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है, इफिशियंटली इंक्रीज हो जाता है। मतलब समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो थोड़ा कोई एक बताना चाहेगा कि क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है, कोई बताना चाहे तो अनम्यूट करके अपने आप को बता सकता है। यहाँ पे अनन्या त्रिपाठी कह रही है नहीं समझ में आ रहा है। देखिए फिर बताते हैं क्या हो रहा है। देखिए जब हम कोई भी डेटा परफॉर्म करते हैं, हाँ रिपीट कर रहे हैं बेटा, बस 1 मिनट रिपीट कर रहे हैं। कोई आपको यहाँ पे फिर से आपके लिए कोई मीट करना चाह रहा है या हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे एडवांटेजेस की बात कर रहे थे। देखिए जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में
जैसे ऑर्गेनाइजेशन छोड़िए, आप ऐसे बात मानते हैं, जब हम सीपीयू में जितने ज्यादा, देखिए हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड एनर्जी होती है, फिलहाल लिमिटेड स्टोरेज होता है जब हम सीपीयू के अंदर होते हैं। तो हमारा जो भी प्रोसेसिंग होता है तो हमको डेटा फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, और जो जो हमारा लेटेस्ट डेटा रिक्वायरमेंट होता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, रजिस्टर में होता है। ठीक है, रजिस्टर में जब स्टोर होता है हमारा डेटा ऑलरेडी वहाँ पे सीपीयू में प्रेजेंट है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी या मेन मेमोरी में जाके उसको बार बार डेटा सर्च नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही हम जो हमारे रजिस्टर्स हैं उसको हम बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है हमारा सीपीयू का जो परफॉर्मेंस होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। श्वेता बोल रही है जैसे जैसे रजिस्टर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सीपीयू के इफिशियंसी बढ़ जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। क्योंकि जब हम सीपीयू में ऐसे ऐसे जनरली हम बात करते हैं, जो हम लोगों का कंप्यूटर बन के आता है वहाँ पे जो हमारा जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है कि इतने ही नंबर ऑफ रजिस्टर वहाँ पे हैं, उसकी मेमोरी इतनी ही है। तो जो हमारा प्रोसेसिंग होती है वो भी उतनी ही फिक्स हो जाती है। ठीक है, जब हम लोगों को अपनी प्रोसेसिंग और ज़्यादा इफिशिएंट बनानी होती है तो इस हिसाब से ये एडवांटेज बता रहे हैं कि अगर हम लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर रखेंगे तो हमारा इफिशियंसी भी सीपीयू की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ नन्या समझ में आ गया अब आपको। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है लेस मेमोरी, नेक्स्ट पॉइंट पे आपका लिखा है लेस मेमोरी स्पेस इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम इनसाइड द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन कॉम्पैक्ट वे। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि जो आपका मेमोरी स्पेस होता है वो लेस यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो कॉम्पैक्ट वे में लिखा जाता है। कैसे कॉम्पैक्ट वे में, ये देखिए ये आपका जो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन R1 इंटू R2 आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, R1 में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से कॉम्पैक्ट हो गया आपका इंस्ट्रक्शन, के नहीं हो गया। जैसे आप प्रोग्राम लिखते थे वो कितने बड़े बड़े आप प्रोग्राम लिखते थे, आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते थे तो आप प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा बड़ा वो सब लिखते थे, सिंटैक्स लिखते थे, फिर जो कर रहे होते थे वो लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है वो कॉम्पैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, छोटे से एक तीन वर्ड के फॉर्म में आपका पूरा एक इंस्ट्रक्शन हो जा रहा है कि नहीं। तो बस यही बोल रहा है लेस मेमोरी स्पेस इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम सिंस द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन कॉम्पैक्ट वे। जब हमारा इंस्ट्रक्शन होगा वो कॉम्पैक्ट वे में लिखा जाएगा तो जो हमारी मेमोरी होगी वो भी कम ली जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में ये पॉइंट। तो चलिए अब हम लोग डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी यूजेज ऑफ रजिस्टर। अभी जैसे मैंने बताया कि हम रजिस्टर हमारे फिक्स हो जाते हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर मशीन की बात करते हैं। एक बार मशीनरी हमारी बन जाती है तो हम बार बार उसमें बार बार रजिस्टर इंक्रीज नहीं करा सकते हैं। जितने एक बार रजिस्टर हमारे बन गए उस मशीनरी में यूटिलाइज हो गए उतने ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, अब हमारे रजिस्टर फिक्स हो गए तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम रजिस्टर का यूजेज हो और ज्यादा से ज्यादा हमारे क्या हो, कंपाइल चीजें हो पाए, एग्जीक्यूट हो पाए चीजें। ठीक है, तो अभी जैसे अभी एग्जाम्पल में ही हमने समझा था कि जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम 3 रजिस्टर ले रहे थे, R1 R2 और R3, 3 रजिस्टर ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 रजिस्टर यूटिलाइज हो रहे थे और नेक्स्ट पे हमने क्या किया, उसी चीज को हमने 2 रजिस्टर में काम कर लिया। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ये हो जाता है हमारा कि हमको ध्यान देना पड़ता है कि कैसे हम अननेसेसरी यूजेज ऑफ रजिस्टर अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आप तभी एक मतलब अननेसेसरी यूजेस अवॉइड कर सकते हैं जब आपको मतलब जब आप ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आप समझ सकेंगे कि अगर हमारा एक रजिस्टर से काम हो जा रहा है तो हम 2 क्यों यूज करें। तो आप कब समझ पाएंगे, जब आप एक रजिस्टर से अपना काम निकालना जानते होंगे तब। ठीक है, तो आगे लिखा है दस कंपाइलर नीड्स टू बी मोर इंटेलिजेंट इन दिस एस्पेक्ट। ठीक है, जितने आप समझदार होंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं वो 2 चीजें उनको चाहिए ही होती है काम करने की, कोई होता है एक ही से काम चला लेता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं दोनों पेन यूज करते हैं, ब्लैक और ब्लू दोनों पेन यूज करते हैं, क्वेश्चन अलग से लिखते हैं, आंसर अलग से लिखते हैं। पर कुछ ज्यादा तेज बच्चे होते हैं खाली वो ब्लू से लिख डालते हैं, है ना। तो ये होता है
थोड़ा इंटेलिजेंस लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सिंस लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर आर यूज, दस एक्स्ट्रा कॉस्ट इज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी जैसे मैंने बताया कि जाहिर सी बात है, जब रजिस्टर है वो थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, सस्ता नहीं होता, महंगा होता है। तो अब जितने ज्यादा हम नंबर ऑफ रजिस्टर यूज करेंगे तो हमारी उतनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कंप्यूटर की खाली बात करेंगे तो अगर उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर यूज करेंगे तो हमारा कंप्यूटर का कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज बनाएगी तो अगर उसमें लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर यूज करेगी तो उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ये दो डिसएडवांटेज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में, कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। ओके, तो अब ये लास्ट पॉइंट है हम लोग का, बस अब ये लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट कुछ स्लाइड बची है, बस एकदम लास्ट पॉइंट पे है हम लोग, ठीक है। चलिए, सब कोई बोल रहा है यस मैम, मतलब सब इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट में चीज एक समझ लेते हैं। जो हम लोग जनरल रजिस्टर सीपीयू की बात करते हैं तो हमारे दो टाइप के यहाँ पे जनरल रजिस्टर सीपीयू होते हैं। ये आपका एकदम कोर्स का है, इस पे मेनली ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका जो रजिस्टर है वो है रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर। इसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू विद लेस रजिस्टर, ठीक है। एक मिनट आप थोड़ा सा वेट करिएगा, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, मेरे को वैसे खांसी सी आ रही है। तो एक बार आप जब तक आप रीड करिए स्लाइड और पढ़ के मेरे को समझाइए क्या होता है, मैं बस अभी आ रही हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, स्लाइड पढ़ रहे हैं, स्लाइड पढ़ लीजिए एक बार। चलिए अपनी स्लाइड स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहा है, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। दो टाइप हमने पढ़ा था, पहला हमारा था रजिस्टर मेमोरी और दूसरा था रजिस्टर रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर रजिस्टर आप दो बार भी लिख सकते हो, सिंगल बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर और दूसरे वाले को बोल सकते हैं रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जब हमारी रजिस्टर और मेमोरी की बात होती है तो देखिए यहाँ पे दो बार रजिस्टर लिखा गया, सॉरी एक बार रजिस्टर लिखा गया, एक बार मेमोरी लिखा गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक ही मतलब कम रजिस्टर यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ बोल रहे हैं सीपीयू विद लेस रजिस्टर, ठीक है, समझ में आ गया। और जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है रजिस्टर रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कई बार मतलब जो भी हमारा डेटा स्टोर हो रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, रजिस्टर में। मतलब यहाँ पे मेमोरी हमारा नहीं यूज हो रही है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जा रहा है हमारा कि रजिस्टर ज्यादा बार यूज हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सीपीयू विद मोर रजिस्टर, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं अपना पहला टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा था, रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, जिसको हम सीपीयू विद लेस रजिस्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर इज एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर दैट अलाउ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन मेमोरी एज वेल एज रजिस्टर, ठीक। जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन, वो हमारा मेमोरी और रजिस्टर दोनों में परफॉर्म होगा, ठीक है। मतलब हमारा क्या हो रहा है, जो भी ऑपरेशन है या ऑपरेंड्स है हमारे मेमोरी में भी प्रेजेंट है और रजिस्टर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। सिर्फ रजिस्टर में नहीं प्रेजेंट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लेस नंबर ऑफ रजिस्टर यूज हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोलता है, इफ द आर्किटेक्चर अलाउज ऑल ऑपरेंड्स टू बी इन मेमोरी
और इन रजिस्टर और इन कॉम्बिनेशनल इज कॉल्ड रजिस्टर प्लस मेमोरी आर्किटेक्चर। ठीक है, इसको हम रजिस्टर प्लस मेमोरी भी बोल सकते हैं, आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, रजिस्टर मेमोरी रिफरेंस आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, सब एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया जो आपके ऑपरेंड्स हो या अभी आपका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो जो डेटा होता है वो मेमोरी में भी स्टोर हो सकता है, रजिस्टर में भी हो सकता है, या दोनों के कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। तो उस टाइप के रजिस्टर आर्किटेक्चर रिफरेंस मॉडल को क्या बोलते हैं, रिफरेंस मेमोरी रजिस्टर मेमोरी रिफरेंस आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दे, नहीं अगर समझ में आ गया हो तो एक बार बोल दीजिए समझ में आ गया है। तो अब हम लोग लास्ट स्लाइड अपनी कंप्लीट करें। फिर एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग को रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर में दिक्कत नहीं है। ओके ओके ठीक है, अब आपका कमेंट आ रहा है, मतलब आपको दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब लास्ट वाला पॉइंट कवर अप कर लेते हैं। रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर, इसको हम क्यों बोलते हैं, सीपीयू विद मोर रजिस्टर। ठीक, मेरे ख्याल से अभी सब लोग याद करते हुए चलिएगा और इसको ना अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सारे पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास एक चीजें हो जाएंगी आपके पास याद करने के लिए और चीजें समझने के लिए, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोशिश करिएगा हर कोई ये चीज पढ़ ले, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे और उसमें हम समझेंगे कि कैसे एक दो प्रोग्राम तो अभी से समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि आगे जाके अगर आप प्रोग्राम पढ़ेंगे और इकट्ठा प्रोग्राम पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ा दूंगी ताकि जब हम लोग पूरे प्रोग्राम अटेम्प्ट करें तो हमको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ALU ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ओनली ऑन अ रजिस्टर डेटा, सो ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड इन द रजिस्टर। ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड रजिस्टर होना चाहिए यहाँ पे। आफ्टर मैनिपुलेशन रिजल्ट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन रजिस्टर। हाँ, एक और चीज समझिएगा यहाँ पे, जब हमारा वहां पे जब हमारा डेटा था जो हमारा रजिस्टर और मेमोरी दोनों में सेव हो रहा था, तो जो हमारा रिजल्ट था वो किस में जाके स्टोर होगा, वो रजिस्टर में ही स्टोर होगा, डायरेक्ट मेमोरी में नहीं होगा। नहीं, डायरेक्ट मेमोरी में भी हो सकता है, रजिस्टर में भी हो सकता है। ठीक है, वहां पे हमारा क्या हो रहा है, जब हम रजिस्टर और मेमोरी की बात करते हैं तो डेटा हमारा कहाँ, मेमोरी में भी सेव हो सकता है और रजिस्टर में भी सेव हो सकता है। ठीक है, बट हम जब यहाँ की बात करते हैं रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो हमारा जो डेटा परफॉर्म होगा, जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हमेशा रजिस्टर में होगा, और जो परफॉर्म होने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा एग्जीक्यूट होने के बाद वो भी हमारा रजिस्टर में ही प्लेस होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सीपीयू के मोर रजिस्टर यूज होते हैं। ठीक है, और जो हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है हेयर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज द कॉम्पैटिबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, आपके यहाँ पे मिनिमम जो रजिस्टर यूज होते हैं, यहाँ पे 3 रजिस्टर यूज होते हैं। ठीक है, 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज होते हैं। जैसे आप लोग R1 R2 R3 किया था तो आपने R2 इंटू R3 किया था और इसकी वैल्यू स्टोर की थी R1 में, तो ये आपका किस टाइप का रिफरेंस आर्किटेक्चर हो गया, रजिस्टर रिफरेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने ज्यादा इंस्ट्रक्शन यूज किए थे। ठीक है, मतलब ज्यादा एड्रेस फील्ड्स यूज की थी, इसलिए ये आपका क्या हो गया, रजिस्टर रिफरेंस आर्किटेक्चर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब आप बताइए, आपने अभी कुछ जो भी पढ़ा है उसमें आपको कोई डाउट है? बता दीजिए बेटा।